तो बीमारी में कम से कम दाल तो टोटली बंद कर दे। तो अगर आप दाल में सब्जियां डालकर खा लेना और अगर वो छिलके समेत हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको नुकसान भी कम करेगी। यानी कि जो ग्रीन अवस्था में है अंकुरित दालें, ये कभी भी आपकी बीमारी को नहीं बढ़ाएंगे, ना कभी तकलीफ देंगे। दोस्तों नमस्कार। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने इस बात की डिमांड की है कि दाल के बारे में कुछ बताया जाए कि दाल कितनी खाई जाए या ना खाई जाए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि दाल जो है ये बीन्स हैं, लेग्यूम्स है जिसको हम कहते हैं, ये हेल्दी भी हैं लेकिन प्रॉब्लम क्रिएटर भी है बाद में, क्योंकि दाल का बेसिक गुण जो है ना वो है इसके स्टार्च प्रोटीन कॉम्बिनेशन के कारण गैस फॉर्मेशन। इसलिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि जितनी भी हम दालें खाते हैं, चाहे वो छोले हो, राजमा हो, उड़द हो, बेसन हो, चना हो, मूंग दाल हो, मसूर दाल हो, जो भी आप खाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि अक्सर दाल खाने से गैस बनती है पेट में। और उनके अंदर गैस बनने का कारण उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैं अभी टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दालें वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो फाइबरस भी है और उसके अंदर जो है कई तरह के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रोटीन्स हैं, वो हालांकि इनकम्प्लीट प्रोटीन है, इसलिए दालों को हमेशा किसी दूसरों के साथ मिक्स किया जाता है। अकेले दाल आप कभी खा भी नहीं पाते हैं, ठीक है दोस्तों। दाल क्यों परेशान करती मालूम है? क्योंकि एक तो वो गैस फॉर्मिंग और हाई प्रोटीनस फूड है, उसकी वेस्टेज भी ज़्यादा बनेगी, यानी कि यूरिक एसिड भी बनेगी। तो अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करते हो, आप अच्छा लेबर नहीं करते हो और आपकी सेडेंट्री जॉब है, तो फिर दाल आपको तंग करके रख देगी। क्यों? वो तो आप तो उसको खा तो रहे हो पर उसकी जो वेस्टेज है वो निकाल ही नहीं पा रहे हो भाई। इसलिए यंग और यूथ बच्चे अगर दाल खा रहे तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सेडेंट्री लाइफ में जो जॉब में चले गए, जो बिजनेस जाके बैठ गए बड़े आराम से, और या उनका काम या उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को दाल बहुत कम खानी चाहिए या शौकिया तौर पे खानी चाहिए, रेगुलर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको तंग करके रख देगी। तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी वाले दालों को अगर खाना है तो जो ग्रीन स्टेट में जब होते हैं ना, जैसे बीन्स की फली है, मटर है, ये सब आप जानते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे हैं। ये इनकी प्रोटीन वैल्यू बहुत कम होती है फ्रेश होने के कारण। और या अगर आपको दालें खानी है तो आप दालों को अंकुरित कर लें। जितनी भी दालें हैं ना, मूंग, मोठ, चने, लोबिया, मसूर, हर दाल अंकुरित होती है। वो अंकुरित दाल जब 1 इंच लंबी हो जाती है ना, तो फिर उसका प्रोटीन 1-2% तक आ जाता है, और यानी कि 2 से 3-4% तक। और वो दालें जो है पचने के बाद में 1% भी यूरिक एसिड पैदा नहीं करती, कोई उसका वेस्टेज नहीं बनता। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है अंकुरित दालों में कि उसके अंदर फाइबर पैदा हो जाता है, विटामिन पैदा हो जाते हैं, लाइव एंजाइम्स आ जाते हैं, मिनरल्स कंटेंट उसके बड़े जो है डाइजेस्टिबल फॉर्म में आ जाते हैं। और जो दाल हमें 15 से 18 घंटे हमें पचने में बॉडी में लगने वाले थे ना, वो दाल हमारे अंकुरित दालों के रूप में जाने से 2-4 घंटे में पेट में पच के अपना काम खत्म कर देती है। तो आपको सोचना क्या है दोस्तों, जो सेडेंट्री लाइफ वाले हैं और जिनको बीमारियां हैं, उनको दालों से बचना चाहिए, क्योंकि बीमारी में यही इसकी वेस्टेज उसको और बीमारी को आगे बढ़ा रही होती है, तंग कर रही होती है। तो बीमारी में कम से कम दाल तो टोटली बंद कर दें, क्योंकि वो आपको फिर तंग करेगी। और जब आप नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी है तो आप दाल जरूर खाएं। और दाल खाने का एक और तरीका है कि अगर आप दाल खाना ही चाहते हैं ना, तो उनको अच्छी तरह से भिगोएं, कम से कम 8-10 घंटे भिगोएं, और भिगोने के बाद आप उसको फिर धीमी आंच पर पकाएं। देखिए कुकर में ना फटती है दाल, अच्छी तरह पकती नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा उसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए, जिससे उसके अंदर का जो स्टार्च है वो कन्वर्शन होने लग जाए। और फिर धीमी आंच पे पकने के बाद फिर उस दाल को जो है
आप छोंक मारकर जो है आप उसको आराम से खा सकते हैं। हाँ, दालों के और प्रॉब्लम को अगर कम करना है ना, तो दालों के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दें। देखिए, साउथ इंडिया वाले लोग हैं ना, ये बड़े स्मार्ट है, यानी कि इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों मालूम है? उन्होंने सांबर जो है ऐसा बनाया कि अगर आप साउथ इंडिया में जाकर आप सांबर खाओ ना, तो उसमें कितनी तरह की वेजिटेबल्स, यानी कि गाजर भी, मूली भी, एक सफ़ेद पेठा जो होता है, पेठा भी, घिया भी, खीरा भी, टमाटर भी, प्याज भी, और वो मोरिंगा जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोरिंगा भी। तो यानी कि उसमें कितनी तरह की चीज़ें डालते हैं, आप ज़रा सोचिए। उसमें अदरक भी, लहसुन भी। तो जितनी ज़्यादा उसमें वेजिटेबल्स पड़ती है ना, वो दाल जो है ना वो अल्कलाइन होने लग जाती है, और दाल की जो एसिडिटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इस मायने में सांबर बाकी दालों के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। लेकिन सांबर में प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है मालूम है? खटाई, इमली। दोस्तों, जैसे ही आप किसी में बहुत ज़्यादा टमाटर और इमली डालोगे ना, तो इसके दाल की डाइजेशन में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और गैस फॉर्मेशन भी करेगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप टमाटर या कुछ डालते तो बहुत कम मात्रा में रखें, और इमली तो जो है वो तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इमली डालती आप कभी भी नोट कर लेना कि जिस दिन आपने सांभर खाया ना, उस दिन आपको खट्टी डकारें, एसिडिटी या आपके जॉइंट्स पेन बढ़ जाएंगे उसी दिन। तो ये आप अनुभव से खुद समझ सकते हैं इस बात को। तो इसीलिए अगर आपको दोस्तों दाल खानी है ना, तो दाल में बहुत सारी सब्जियां डाल दें। जैसे दाल पालक हमारे यहाँ फेमस है ना, तो कई तरह की दाल में बथुआ डाला जाता है, कई तरह की सब्जियां डाली जाती है। तो अगर आप दाल में सब्जियां डालकर खा लेना, और अगर वो छिलके समेत हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको नुकसान भी कम करेगी। हाँ, जब आपको लगे कि मेरी बीमारी का लेवल अब थोड़ा कम हो गया है और अब मैं थोड़ा बेटर फील करने लगा हूँ, मेरी भूख अच्छी खुल गई है और थोड़ी मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो फिर आप दालों को जोड़ दीजिए। फिर आपको दाल तंग नहीं करेगी। लेकिन आप सोचते हो कि मैं फिजिकली एक्टिव कम रहूं और मुझे भूख भी कम लग रही है, तो फिर दाल आपको बहुत ज़्यादा तंग कर देगी। तो इस तरह से तो थोड़ा सा आप इस तरह का ख्याल करें। हाँ, एक बहुत लास्ट में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि दाल जब पकाते हैं ना, उस समय एक झाग ऊपर आता है। ये झाग ही सबसे बड़ा नुकसानदायक है। दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि ये अकल हमारे पुराने लोगों को क्यों थी, क्योंकि मैं बचपन में मैंने बहुत खाना बनाया। मतलब मेरे घर में चूँकि मेरी मदर की जल्दी डेथ हो गई थी, तो मुझे काफ़ी कुकिंग 3-4 साल करना पड़ा। तो मैंने उसमें देखा कि मेरी मदर जो थी ना, उसने मुझे सिखाया था कि दाल जब पकाओ तो ऊपर का झाग निकाल के फेंक दिया करो। दोस्तों, जब वो झाग निकाल के फेंकते थे ना, तो मैं समझता था कि होगा कुछ ऐसी झाग, मतलब निकाल देते होंगे शायद ऐसे ही, पर क्यों निकालते हैं ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं इस साइंस में आया और न्यूट्रिशन को जाना, तो मुझे लगा कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर भी वही होता है। तो इसीलिए दाल जब पकाते हैं तो कुकर में पकाएंगे तो झाग तो निकलेगा नहीं ना, वो तो उसके अंदर ही रह जाएगा। तो दाल ऐसा पकाएं कि जिससे झाग ऊपर आए और आप उसको निकाल के फेंक सकें, बस उतना ही। तो ऐसा भी अगर करेंगे ना, तो फिर दाल आपको कभी तंग नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे एक बात लास्ट में समझ लेना कि जितने हरे मटर, हरे बीन्स, हरे चने, यानी कि जो ग्रीन अवस्था में है, अंकुरित दालें, ये कभी भी आपकी बीमारी को नहीं बढ़ाएंगे, ना कभी तकलीफ देंगे। लेकिन जैसे ये सूख जाएगी और तो इनका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएगा, इनकी डाइजेशन में भी लंबा समय लगेगा, तो फिर ये आपको बाद में जाके तंग कर सकती है। तो दाल को थोड़ा सा सोच समझ कर इस ढंग से उपयोग करें, तो दालें आपको ज़िंदगी में कभी तंग नहीं करेगी। पर हाँ, मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि दाल तो खैर हमारे जीवन का अंग बन चुकी है, सस्ता भी है, गरीबों के लिए भी सस्ती है। लेकिन अगर आप उसकी बजाय जो सुपीरियर जो प्रोटीन है, वो है हमारा कोकोनट, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जो नेचुरल नट्स है ना, आप इनके ऊपर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स है बॉडी के लिए। दालें टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, और दालों में खूबी क्या मालूम है, दालों में आपको सब तरह की दालें थोड़ी मिक्स करनी पड़ती है, लेकिन नट्स में आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों मालूम है? नट्स में सुपीरियर प्रोटीन होता है, और नट्स का जो प्रोटीन है ना, वो कंप्लीट प्रोटीन्स के अंतर्गत भी आता है।
तो इसीलिए जितना आप नट्स खाओगे ना तो आपको ये प्रोटीन के झंझट कभी सोचने भी नहीं पड़ेंगे। और दाल खाओगे तो फिर आपको वेराइटीज ऑफ दाल बदल बदल के टाइम से थोड़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक दाल में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कंप्लीट प्रोटीन तब बनते हैं जब कभी ये खाया, कभी वो खाया, कभी ये खाया, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह के कोई विषय पे जब आपके कमेंट्स बॉक्स में आएंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए।